अच्छा, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आपको जरूरत क्या है? जितनी भी अकाउंट है वो पूरी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि अगर हम पुराने समय में जाएं तो इंडियंस अकाउंटिंग सिस्टम अलग था। हमारे यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम चलता है। मतलब अगर आप किसी पुराने जैन व्यापारी की अगर आप बुक्स देखें तो उसमें नाम जमा ऐसे करके हिंदी में चीज़ें लिखी रहती हैं और वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। और ल्यूसियस पैसिओली जो करके थे, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम शुरू किया। यानी कि हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। ये आपका ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट है आपका, ठीक है। अब अंबानीज हैं, उनका बिजनेस तो पूरे विश्व में है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे वो है नहीं है। तो अंबानीज कहे हैं कि भारत में अकाउंटिंग अलग चले और अमेरिका में अकाउंटिंग अलग सिस्टम हो, जापान में अलग सिस्टम हो। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर बहुत भयंकर कन्फ्यूज़न आ जाएगा। इसलिए सारी दुनिया में एक सी अकाउंटिंग चले और एक से रूल्स चले उसमें। इसके लिए इन्होंने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाए। अभी जो बीकॉम का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आएंगे ही आएंगे। लास्ट टाइम पे मैंने देखा था करीब 8 या 9 क्वेश्चंस थे। हम थोड़े से कम कर दें तो 5 या 6 क्वेश्चन आपके, क्योंकि इस बार जो पेपर आपका आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना। तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में बहुत आपको डेप्थ से पढ़नी पड़ती है चीज़ें, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बनते हैं। तो बहुत केयरफुली पढ़िएगा। इन 11 प्रिंसिपल से कम 5 या 6 क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, ठीक है। आसान शब्दों में हम कहेंगे कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। यानी कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो हमेशा हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन ऑनर जो पैसा लेके आता है, ऑनर अपना जो खुद का पैसा लेके आता है उसको भी हम लोग कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल भी लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है कैपिटल? कौन सी लायबिलिटी कहते हैं कैपिटल को? इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल को भी लायबिलिटी माना गया है। यानी कि ऑनर अगर कोई भी खुद का पैसा भी लेके आ रहा है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। यानी कि इन फ्यूचर बिजनेस को वो पैसा ऑनर को वापस करना पड़ेगा। और ऑनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई बिजनेस में से कोई चीज निकालता है, सामान निकाले या कुछ गले में से पैसे निकाल ले, तो वो भी ऑनर का राइट नहीं है। मतलब बिजनेस तुरंत उसको एज अ लोन मान लेता है। और ड्राइंग, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, और ड्राइंग के रूप में इस पैसे को लिया जाता है। और इन फ्यूचर आ जाइए, इन फ्यूचर साल जब आपका ये ईयर खत्म होगा तो ईयर खत्म होने पर अगर आपने ड्राइंग का पैसा वापस नहीं किया तो आपकी कैपिटल में से ड्राइंग का पैसा माइनस कर लिया जाएगा। ये पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? तो जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे वो हमेशा आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? हाँ, और वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? ना कि ऑनर के। मान लो मैंने कहा कि किसी बिजनेस का जो ऑनर है, मान लीजिए मृदुल है, और मृदुल ने अपना व्यक्तिगत
फर्नीचर खरीदा और क्वेश्चन में आ गया कि उन्होंने व्यक्तिगत फर्नीचर खरीदा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने व्यक्तिगत क्या खरीदा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी कि जिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी फॉर्म में मेजर किया जा सके। ठीक है, विच कुड बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म। ठीक है, विच कुड बी मेजर्ड इन द मनी फॉर्म शुड बी टेकन फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी कि मान लीजिए दो लोग किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपने कहा कि मैं बहुत ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि ये ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। अकाउंटिंग उसी की हो सकती है विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। तो किसी भी चीज की अकाउंटिंग तभी होगी जब हम उसको मनी के फॉर्म में नाप सकते हैं। यानी कि अगर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम मनी के फॉर्म में नहीं नाप सकते हैं तो उनकी अकाउंटिंग फिर नहीं होगी, फिर उनके लिए और दूसरी अकाउंटिंग के सिस्टम्स बने गए हैं, लेकिन इस अकाउंटिंग में उसकी एंट्री नहीं होगी। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अब इसमें क्या है, देखिए एक प्रिंसिपल है जिसके तहत हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि कभी भी हमारी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक चलेगी, ऐसा हम इसको मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जहां पे आपको ये पता करना है कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो टाइम पीरियड जिसमें आप ये फाइंड आउट करते हो कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसको ही बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। वो 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। जैसे अगर यूजली अगर हम अपना रियल में देखें तो हमारे यहाँ क्वार्टरली परफॉर्मेंस आती है कंपनियों की। ठीक है, और आप लोग जो पढ़ते हो वो एक 1 ईयर का पढ़ते हो, पूरा फाइनेंशियल ईयर है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च आप ये क्यों कैलकुलेट करते हो, आप करते हो ताकि इस पीरियड के अंदर आपको, मतलब यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअली कंडीशन, योर प्रॉफिट एंड लॉस, योर कंडीशन ऑफ योर बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, बिजनेस को एक पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यूजली ये 1 ईयर का होता है और एक फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कई जगह पे कैलेंडर ईयर भी चलता है। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, तो यूजली हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये अकाउंटिंग पीरियड है। इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर पीरियड। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको कुछ भी छिपाना नहीं है, नथिंग शुड बी हाइडेड। कई बार लगता है ना कि हमारी बिजनेस है तो हम क्यों दिखाएं दूसरों को, लेकिन इन्वेस्टर्स आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। अब ये जो चीजें डिस्क्लोज नहीं होती हैं, इससे कितनी ज्यादा चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि एक टाइम पे सत्यम कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर माना जाता था, और हाथीचे सत्यम कंप्यूटर्स, ये कुछ बच्चों में ये बेटा ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, है ना, ये आप लोग मूछें ऐसी करते हो, है ना, ये डिसऑर्डर्स हैं, है ना, ये बॉडी लैंग्वेज आपकी खराब करेगा। ठीक है, इसको ठीक करो,
है ना, लुक लाइक ए स्टूडेंट। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको बोल रहे थे हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो सत्यम कंप्यूटर के बारे में आपको बता रहे थे कि सत्यम कंप्यूटर्स का ये है कि एक टाइम पे बहुत बड़ा कंप्यूटर, मतलब एक जैसे TCS और इन्फोसिस आज के टाइम पे है, ऐसे ही सत्यम कंप्यूटर हुआ करता था। लोगों का ड्रीम था कि सत्यम कंप्यूटर में जॉब मिले। एक बार क्या हुआ कि इनका जो ऑनर था, राजू थे, उन्होंने ऐसे ही सोशल मीडिया पे आके बयान दिया कि अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो सारी फॉल्स है, और जो प्रॉफिट्स हमने बताया वो भी सारे। तो रातों रात इसके शेयर्स नीचे गिरे। मतलब जिसने 1000 रुपया सत्यम कंप्यूटर में लगाया होगा, उसके उस रात तक ब्रैकेट आते 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 उस रात तक मान लीजिए आपकी 50 या 60 रुपए का शेयर बचा था। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये लगाए होंगे उस कंपनी में, तो आपके 50 या 60 रुपए बचे थे। ये स्थिति थी। बाद में फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और महिंद्रा जो कंपनी है उन्होंने इसको परचेज किया, और शायद 50 या 60 रुपए में उन्होंने इसके शेयर खरीदे थे। और महिंद्रा टेक करके आज जो कंपनी चल रही है वो एक्चुअली सत्यम कंप्यूटर थी पहले, आज बाद में महिंद्रा टेक होगी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ठीक से दिखाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी है, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या होता है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल क्या होता, थोड़ा एक्सप्लेन करो। आपको बताया था ना क्या है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, बताओ अर्पित। सर, जिनका कोई इंपॉर्टेंस रहता है केवल उन्हीं के काम को दिखाएंगे। हाँ, ये प्रिंसिपल बताता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करते हो और उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के आप सेपरेट अकाउंट्स भी बनाते हो, लेकिन मैटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग करनी है जिनका कुछ मटेरियल यूज हो आपके लिए। उदाहरण के लिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने क्या किया कि आप अपने एम्प्लॉयज को डेली थोड़ी बहुत चाय पिला देते हैं, तो आप चाय के लिए अलग से टी अकाउंट क्यों बनाओ? आप उसको पैटी कैश में भी डाल सकते हो, है ना। या मान लीजिए कभी कोई गेस्ट आ गए, आपने समोसे मंगा दिए, तो आप अब उसकी एंट्री क्या समोसा अकाउंट डेबिट टू कैश करो? ऐसा नहीं करो, आप उसको भी पैटी कैश में डाल दीजिए या सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। तो ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसी मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत आए हैं। मतलब जिनका बहुत ज्यादा फर्दर इंपॉर्टेंस ना हो, उनका सेपरेट अकाउंट ना बना के आप उनको किसी एक हेड के अंदर कर दीजिए, ठीक है। ये कहलाता है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसको एक नाम इसका और है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या है? आप लोग बैड डेट का यूज करते हैं, है ना, बैड डेट। तो क्या ये कंफर्म है कि ये सामने वाले बंदे ने आपका पैसा खा ही लिया है? ऐसा कोई कंफर्म थोड़ी ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो पैसा खा सकता है, लेकिन कोई कंफर्म थोड़ी ना है। तब यहां पे आता है प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या है अर्पित? सर, हमें लग रहा है कि किसी से इंग्लिश में बोलो। सर, ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस should be recorded but all expected gains should not be recorded until it is really occurred, ठीक है। जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, आपको लग रहा है कि आपका ये नुकसान हो सकता है, तो आप सोचिए मत, आप उसकी एंट्री कर दीजिए। आपको लग रहा है सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे खा जाएगा, भले ही उसने पैसे आपके नहीं खाए हो, तो भी आप उसकी एंट्री पहले से कर दीजिए। इसका बैड डेट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। बैड डेट में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, तो आपने पहले से ही उसकी एंट्री कर दी, और भविष्य में अगर पैसा आ गया तो उसको बैड डेट रिकवर्ड से हम वापस से उसको P&L अकाउंट में उसमें कर देंगे। लेकिन जब तक पैसा उसका नहीं आ रहा हो, हमें लग रहा है कि पैसा वो नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उस पैसे को, तो भाई आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि सर ये बैड डेट कैसे है? अगर ये बैड डेट था तो ये रिकवर्ड कैसे हो गया, है ना।
आपको लग रहा था कि ये पैसा कभी नहीं देंगे, तो फिर ये रिकवर हो कैसे गया फिर? तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो कोई प्रिंसिपल जो इस पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल काम कर रहा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि अगर आपको लॉसेस का एक्सपेक्टेशन हो रहा है तो आप उसकी एंट्री पहले से कर डालिए, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है तो उसकी एंट्री तब तक मत करिए जब तक वो रियल में हो ना जाए, मतलब उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं काम आएगा। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म कहलाता है, मतलब आप यू आर सो मच कंजर्वेटिव। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब ये क्या है? देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखी रहती हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनकी मार्केट वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। मान लो आपके पास गोल्ड रखा हुआ है तो गोल्ड की मार्केट वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है। लैंड है, जमीन है, बिल्डिंग है, उसकी मार्केट वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो अब मान लीजिए अभी बैलेंस शीट में मान लो लैंड की कीमत लिखी हुई है 50,000 रुपया और आज की डेट में वो हो गई है 5 लाख की। तो ऐसी कंडीशन में फिर कंफ्यूजन होगा कि हम 50 लाख हजार लिखें कि 5 लाख लिखें। तो यहाँ पे फिर इस समस्या को सॉल्यूट किया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ने। इन्होंने कहा कि जिसमें आपने परचेज की थी आप उसी की तरह उसको लिखें। ठीक है, और साथ में आपको लग रहा है कि हर साल उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो उन्होंने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया कि आप उसमें डेप्रिसिएशन लगाते जाइए, जितनी वैल्यू कम होती जा रही उतनी वैल्यू आप कम कर दीजिए। मार्केट वैल्यू पे आपको चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, हाँ भविष्य में रिवैल्यूएशन करने का उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, तो वो आप एक रिवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट अलग ही चीज होगी। लेकिन यूजली आपका प्रश्न ये है कि सर हम कौन सी वैल्यू लिखें, मार्केट वैल्यू लिखें कि हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हम उसकी परचेजिंग वैल्यू लिखें। तो यहां पे आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपको यू हैव टू राइट द परचेजिंग वैल्यू नॉट द मार्केटिंग वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये आपको क्लियर करते हैं कि आपको करना क्या है। एक्चुअली जहां पे आपको अगर रियल अकाउंटिंग करनी पड़े तो आपको क्या करना है ये इसका आंसर करते हैं। ठीक है, इसके बाद है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब यू हैव टू मैच द रेवेन्यू एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंसेस विद द कैपिटल इनकम विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए आपने कौन कौन से खर्चे किए, यू हैव टू मैच दिस। जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस करने के लिए हमने क्या किया, हमारी रेवेन्यू क्या है, सेल्स करने के लिए हमने खर्चे क्या क्या किए, हमने सैलरी दी, हमने रॉ मटेरियल हम लेके आए, ठीक है, और हमने वेजेस दी, फैक्ट्री में हमने लाइटिंग का खर्चा दिया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिए, ऑफिस के खर्चे दिए। तो ये सारे खर्चे क्या हो गए, रेवेन्यू नेचर के हो गए। तो रेवेन्यू कमाने के लिए हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए जो रेवेन्यू नेचर के हैं, इनको मैच करके आपको सेपरेटली लिखना है। मतलब जैसे आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, उसमें आप रेवेन्यू नेचर के सारे इनकम्स और सारी एक्सपेंसेस लिख रहे हो। वहीं अगर आपने एक बैलेंस शीट बनाई है तो वहां पे आप उसको कैपिटल नेचर के जो नेचर की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने सब बैलेंस शीट में लिख के रखे हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने मशीन खरीदी, तो मशीन से आप अगले कई वर्षों तक यूज करेंगे, तो मशीन ऑब्वियसली कैपिटल नेचर की होगी। इसलिए मशीन पे जो आपने खर्चा किया वो आपने कहाँ लिखा, जाके बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। लेकिन आपने वहीं सैलरी दी, तो सैलरी तो आपको रिकरिंग देनी है, आपको बार बार देनी है। तो आप जो सैलरी पे कर रहे हो वो फिर आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया, और वो आप कहाँ लिख रहे हो, जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यू हैव टू मैच द रेवेन्यू इनकम विद द रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड दिस इज कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मतलब
कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसके हमेशा दो एस्पेक्ट, कुछ भी करो। मान लीजिए आपने मुझे कोचिंग की फीस दी, अब इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे। अगर मैं इसको फीस अकाउंट एक अलग से बना लूँ तो मेरे पास कैश आ रहा है ना, और एसेट आती है तो डेबिट होती है, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, है ना, और साथ में आपकी फीस आ गई, तो मैंने क्योंकि रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट, तो मैंने क्या किया, फीस कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, ठीक है, क्योंकि फीस रेवेन्यू है, फीस क्रेडिट हो जाएगी और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, यू हैव टू फाइंड आउट ऑलवेज टू एस्पेक्ट ऑफ दैट। मेरे पास मान लीजिए मैं अपनी पर्सनल कैपिटल लेके आया, मैंने क्या किया कि मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस के पास क्या क्या आ गया, कैश आ गया, तो बिजनेस के पास कैश आया तो बिजनेस ने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट भी है कि वो जो कैश है वो बिजनेस उसका ऑनर नहीं है, बिजनेस के लिए वो बन जाएगी लायबिलिटी, बट द इंटरनल लायबिलिटी। तो बिजनेस लायबिलिटी साइड में भी लिखेगा कैपिटल, और कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होंगे। ये कौन बता रहा है, डुअल एस्पेक्ट, ठीक है। इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट जो आपने एक्रूअल कन्वेंशन पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। कन्वेंशंस है ना, 3 कन्वेंशंस भी अकाउंटिंग के और साथ में 11 प्रिंसिपल्स है। तो आपने एक्रूअल कन्वेंशन पढ़ा था। एक्रूअल कन्वेंशन में क्या था कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एंट्री तब ही कर दो जब वो एक्चुअली एक्रू हो जाए, भले ही उसका पैसा आपको मिला हो या फिर ना मिला हो। इसी कॉन्सेप्ट के तहत मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 तक है। अब एक मजदूर था रामू, उसने हमारे यहाँ काम किया, काम करता रहा और 31 मार्च तक उसने काम कर दिया। तो अब उसकी सैलरी तो भैया उसने 12 महीने काम कर लिए, तो सैलरी तो उसकी एक्रू हो गई। लेकिन हमने क्या किया, अभी उसकी 10 महीने की सैलरी पे कर दी। अब जैसे मान लीजिए उसकी 10 महीने की सैलरी है 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए महीने पाता है वो, तो हमने उसका जो एंट्री की वो बनाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये एंट्री बनाएंगे हम 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ट्रायल बैलेंस में एक सैलरी का बैलेंस हो गया 2 लाख रुपया और कैश का बैलेंस हो गया 2 लाख रुपया। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो आप टू सैलरी 2 लाख कर देंगे और कैश को डाल देंगे बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख रुपए में, है ना। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यहां आप गलत हो गए भाई साहब, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट या आपका ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि 2 महीने उसने काम तो कर लिया, आपने उसकी सैलरी नहीं दी वो एक अलग बात है, उसने काम तो कर लिया ना, काम कर लिया। इसलिए ये जो आपने 2 लाख रुपए सैलरी दी है, जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे तो आप लिखेंगे टू सैलरी 2 लाख रुपए, तो वे कह रहे नहीं भैया ये 2 लाख रुपए में नहीं मानी जाएगी, आपने जो पैसा नहीं दिया है उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी मान के आप लिखिए और P&L अकाउंट में से 2 लाख नहीं 2,40,000 रुपए आप माइनस कीजिए। आप 2 लाख रुपए माइनस नहीं करेंगे, आप 2,40,000 रुपए माइनस करोगे। फिर आपका प्रश्न आएगा कि सर ये तो अभी हमने पे ही नहीं किए, फिर क्या करें इसका। तो हमने कहा अच्छा मुझे बताओ द अमाउंट विच यू हैवंट पे येट, इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं किया, विच यू हैव टू पे, क्या नाम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, है लायबिलिटी। जो अमाउंट आपने पे नहीं किया उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो भैया ठीक है, हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के और 40,000 रुपए डाल देंगे, है ना। तो
जैसे जब आप अभी आपको फाइनल अकाउंट हम जब करवाएंगे तो फाइनल अकाउंट में यही होगा कि उसमें सैलरी आपने पे की है 10 महीने की और काम किया है उसने पूरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसीलिए लेके आया गया है ना, कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट या जो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है वो यही कह रहा है कि जैसे ही आपने वो ट्रांजैक्शन कर लिया, आपने वो चीज एक्रू हो गई, तो अब आपको उसकी एंट्री करनी है, भले ही आपने उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो। तो फिर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हम पूछेंगे कि भैया ये बताओ, फिर आप पूछोगे सर फिर हम इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे। भाई हमने सैलरी 10 महीने की पे की, हमने जनरल एंट्री बना दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपए। अब आप कहोगे सर ये जो 40,000 रुपए आप लिख रहे हैं इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, बताओ भाई क्या जनरल एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की। आप लिखोगे नहीं सर सैलरी अकाउंट तो आप डेबिट कीजिए 40,000 रुपए। फिर मैं कहूंगा कैश तो मैंने दिया ही नहीं, तो मैं टू कैश कैसे कर सकता हूं। तो आप कहोगे सर कैश नहीं दिया है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी तो है, तो आप क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना 40,000 रुपए। अब देखो ये सैलरी चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, और आप कहोगे सर ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी देखो लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट है ना, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और भविष्य में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने के बाद जब आपका दिल करे कि हमें इनकी सैलरी पे करनी है, तो ये तो टेम्परेरी अकाउंट हो गया। आप जब सैलरी आप पे करेंगे तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को कर देंगे डेबिट, और आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। और इस तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार क्रेडिट हो गई, एक बार डेबिट हो गई, तो इस तरह से ये तो कट जाएगी, और आपकी अल्टीमेट एंट्री क्या बची, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली एंट्री वही आ जाएगी, सैलरी टू कैश ही आएगी। ये सब टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, ठीक है, अभी खुले हैं, 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद जब आप उनका पेमेंट कर दोगे तो ये बंद हो जाएंगे। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है बहुत अच्छा, मतलब इससे जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम जो हमारे इंडिया में चलता था उसके कंपैरिजन में अगर ये डबल एंट्री सिस्टम देखें तो ये बहुत साइंटिफिक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सॉफ्टवेयर पे ये काम भी अच्छे से कर लेता है ना। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से, तो आप किसी भी कंपनी में जब एज एन अकाउंटिंग जॉब करेंगे तो आप वहां पे सरवाइव कर पाएंगे कंपनी में, है ना। इसलिए आपको कंसेप्ट से चीजें समझनी पड़ेंगी, और नहीं तो फिर आप जॉब के लिए परेशान होंगे, आपको जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि जब आपके इंटरव्यूज होंगे वहां पे दे विल चेक योर कंसेप्ट ओनली, है ना। और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको खूब आप 90% की मार्कशीट दिखाओगे, वो उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे उसकी फोटोकॉपी, है ना। और कंसेप्ट क्लियर है तो बस फिर उनको 1-2 महीने आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी है, बस आप अच्छे अकाउंटेंट बन जाओगे। और मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ कॉमर्स एकमात्र ऐसी फील्ड है कि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आईटी वाला आईटी कंपनी में जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर, कॉमर्स वाला आईटी में भी है भाई, उनको भी फाइनेंस चाहिए, उनको भी अकाउंटिंग चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर है तो उस वाली कंपनी में भी अकाउंटिंग चाहिए। ऐसी कौन सी कंपनी है जहां अकाउंटिंग नहीं चाहिए, अकाउंटिंग सब जगह चाहिए। इसलिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट हर कंपनी में हो सकता है, तो आपको जॉब की परेशानी कभी नहीं होगी, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी को अपनी कंपनी नहीं डुबोनी भाई साहब, है ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये वर्ड बना है वेरीफाई से, है ना। तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हो गया आपका, कि आप कोई भी अकाउंटिंग करेंगे आपको उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ एविडेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने सौरभ से कहा कि सौरभ एक काम करो यार, जरा मेरी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट कराओ। सर कहाँ करा है हमने, सर आके हम करो आरएमबी चले जाओ, पहलवान गुरुदीन चले जाओ, वहाँ पे कराओ। तो सौरभ बोलेगा सर चले तो जाएंगे लेकिन हमारे गाड़ी में पेट्रोल वगैरह तो लगेगा। हमने कहा नहीं, हाँ सही बात है, पेट्रोल भी लगेगा और तुम कुछ खा पी भी लेना वहाँ पे,
तो हमने सौरभ को 500 रुपये दिए कि सौरभ ये 500 रुपये पकड़ो, और एक वाउचर पे हमने उनके साइन करा लिए कि 500 रुपये सौरभ ने रिसीव किए हमसे। अकाउंटेंट ने, मतलब जो हमारे अकाउंटेंट होगा उसने 500 रुपये पे इनको एडवांस दे दिए, एक वाउचर पे साइन करा लिए। अभी अकाउंटेंट के पास एविडेंस आ गया। अब इसके बाद सौरभ जब काम करके आएंगे तो अगले दिन सौरभ रिपोर्ट देंगे कि वो 500 रुपये इन्होंने कहाँ खर्च किए। तो सौरभ बताएंगे कि सर हम करीब 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, इसके बाद कुछ टीचर से भी हमने बात की तो उनको हमने एक पेन गिफ्ट कर दिया, सर वो पेन 50 रुपये का आया था, बाकी हमने खाना भी खा लिया, ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है, जो कुछ किया अच्छी बात है, तुम हमें उसके सबके बिल्स दे दो। तो सौरभ ने क्या किया, पेन खरीदे तो पेन के बिल्स बना दिए थे। पेट्रोल का तो क्या ही बिल बनेगा, है ना, तो पेट्रोल तो चलो हमने मान लिया 1 लीटर हो गया, इन्होंने सिर्फ लिख दिया। ऐसे करके जितने भी बिल्स बन सकते थे वो बिल बना दिए, बाकी इन्होंने खुद से लिख दिया वाउचर में कि ये यहाँ खर्च हुए। ऐसे करके इन्होंने 500 रुपये का हिसाब हमें दे दिया। तो वो 500 रुपये हमने उसके सपोर्ट, अब हमने उसकी एंट्री कर दी कि सौरभ अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, या क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। हमने कहा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है तो सौरभ इंपॉर्टेंस नहीं रखते, एडवर्टीजमेंट के लिए भेजा तो उसको हम किस में डाल देंगे, एडवर्टीजमेंट करना है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सौरभ का अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप जिस एक कोई हेड बना दीजिए। तो मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बना दिया। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू टू कैश, क्या गया मेरे पास से, कैश गया, टू कैश कर दिया, और इसके सपोर्ट में मैंने वो बिल्स लगा दिए। अब हर साल ऑडिट होना जरूरी है, तो 1 साल के बाद सीए आएगा, ऑडिट करेगा जब हमारे यहाँ, तो वो उसके एकदम से वो रैंडमली चेक करते हैं वो। तो बोले अच्छा सर ये सौरभ 500 रुपये ले गए सर, इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो वो जो अकाउंटेंट होगा वो फिर फाइलें ढूंढेगा और फाइल में वो बिल्स निकाल के और सीए को दिखाएगा, सीए देखेगा, ठीक है। अब उसमें कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है, जैसे मान लीजिए सौरभ हमसे 10,000 रुपये ले गए, ठीक है, और सौरभ ने लिख दिया कि मान लीजिए हमारा अकाउंटेंट भी भ्रष्ट है, तो सौरभ ने अकाउंटेंट को 500 रुपये दिए कि एक काम कर तू यार ये रख ले। सौरभ ने मुश्किल से 2,000 रुपये खर्च किए थे, वो 10,000 का बिल बना के और हमें दे दिया, ठीक है। तो उसमें लिखा कि मटर पनीर 2,000 रुपये की, है ना, 1,000 रुपये का क्या नाम है, एक थाली खा ली इन्होंने, 2,000 रुपये टैक्सी के लग गए, 2,000 रुपये का पेट्रोल भरवा लिया। ऐसे करके इन्होंने कुछ भी बिल बना के और अकाउंटेंट को दिए, अकाउंटेंट को 500 रुपये दिए, अकाउंटेंट ने काम कर दिया। ऐसी कंडीशन में सीए आता है, सीए ऑडिट करता है। सीए ने देखा अच्छा सौरभ जी को 10,000 रुपये दिए, सर जरा इसके बिल्स दिखाइए, मटर पनीर, अच्छा ये सर इसका बिल, ये नंबर है 9258। सर आपके यहाँ मटर पनीर कितने का है। मैंने कहा मटर पनीर से 250 रुपये की प्लेट है। तो यहाँ तो लिखिए 2,000 की प्लेट, ये आपने बिल बनाया है। इसके बाद फिर जो कंपनी होगी फिर वो इनके खिलाफ जांच भेजेगी, फिर नहीं हम निकाल दें। कन्वेंशंस थे वो, राइट कन्वेंशंस है वो। चलिए अब हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस और देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है, या इनको एजम्पशंस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये 3 है। पहला है गोइंग कंसर्न, पहला क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ठीक है। ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होना है, ये हमेशा चलेगा जीवन भर। आपने देखा होगा टाटा की 4 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन बिजनेस तो चल ही रहा है। रतन टाटा खत्म हो गए तो अब कोई और दूसरा संभाल रहा होगा उसको, कोई और चेयरमैन हो गए होंगे। तो कोई भी बिजनेस है, पहले धीरू भाई अंबानी चलाते थे, अब मुकेश अंबानी चलाते हैं, आगे उनकी तीसरी जनरेशन तय हो गई, है ना। हो सकता है एक ही परिवार की रहे, या एक परिवार की न रहे तो कोई दूसरी फैमिली, जैसे एनडीटीवी पहले अलग था, कौन राधिका रॉय ये चलाती थी, और अब एनडीटीवी अडानी का हो गया, है ना। तो वो तो शेयर्स नाचते हैं, जिसके पास शेयर्स आ जाए वो उसका मालिक हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि मालिक तो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस इज एन इटसेल्फ आर्टिफिशियल पर्सन, और वो आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहता है कि बिजनेस एक बार जिस मेथड या फॉर्मूले का प्रयोग करेगा
हर साल आपको उसी मेथड या फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कैसे सर, बात समझ में नहीं आई। देखो, जैसे आप लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक वो फिक्स सिस्टम भी होता है, इसमें मान लीजिए आपकी मशीनरी 1 लाख रुपए की है, मैंने कहा कि 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हर साल 10-10 हजार रुपया हम माइनस करते जाते हैं। इसी में एक रिटन डाउन वैल्यू भी होती है मेथड। उसमें क्या होता है कि आपने पहली साल 10% दिया, तो 1 लाख में से 10,000 घटाया, 90,000 बचा। अगली साल 90,000 पे लगेगा, तो अब 90,000 का 10% 9,000 हो गया, तो अब कितने बचे आपके 81,000। अगली साल 81,000 पे लगेगा, तो वो कितना होगा 8100 माइनस होगा उसमें से। तो इसको क्या बोलते हैं, रिटन डाउन WDV वैल्यू मेथड बोलते हैं। तो ऐसे एक एन्युटी मेथड भी होता है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपने कोई जो भी मेथड आपने चूज कर लिया, जब आपने एक बार शुरू किया मेथड चूज किया, तो अब आपने वही मेथड का प्रयोग लगातार करना पड़ेगा। आप बार बार मेथड चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही गुडविल की वैल्यूएशन के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना। आपने देखा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, उसमें कैपिटलाइजेशन मेथड भी होता है, कई तरह के मेथड्स होते हैं। तो आपने जो वैल्यूएशन गुडविल का जो भी आप मेथड आप एक बार अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप उस मेथड को बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, वरना उस पर CA ऑब्जेक्शन कर देगा और आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है, मतलब, और आपको अकाउंटिंग में ये सब फॉलो करना ही है, ठीक है। सिंपल अकाउंटेंसी आती है अंधे की तरह, वो नहीं। आपको ये चीज क्यों फॉलो हो रही है ये आपको आना चाहिए, तभी आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है इसमें एक्रूअल एजम्पशन। अभी मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था एक्रूअल एजम्पशंस की, वो आपका एक्रूअल एजम्पशन, ठीक है। एक्रूअल एजम्पशन बता रहे थे ना आपको अभी, उस पे क्या था वो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बताया था आपको अभी हमने। बिल्कुल सेम वही एक्रूअल एजम्पशन ही है, कि मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब वो एक्रू हो जाए तभी हमें उसकी एंट्री करनी है। अगर हाँ, चाहे आपने उसका कैश पे किया हो या आपने उसका पे नहीं किया हो, आपको उसकी एंट्री तभी तक करनी है जब वो एक्रू हो जाए। इवन अगर उसके आगे का पेमेंट दे दिया तो वो माइनस करना है भाई साहब। जैसे मान लीजिए आपने जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट आप में से बैठे हुए हैं, तो आपने भविष्य में जब आपने वो फाइनल अकाउंट बनाया होगा, तो P&L अकाउंट आप बनाते थे। मान लीजिए मैंने लिखा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो आप क्या लिखोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने क्या किया, सॉरी 5,000 नहीं, मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 का पे किया है, लेकिन जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने लिया हुआ था वो लिया था मान लीजिए मैंने 1 जुलाई को, ठीक है। अब 1 जुलाई से जो इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा जाएगा वो 31 क्या नाम है, अप्रैल मई 31 मई तक, है ना, काम करेगा। मई जून 31 जून तक, सॉरी 30 जून तक, 30 जून तक, है ना, 30 जून तक काम करेगा, ठीक है। और अकाउंटिंग मेरी कब खत्म हो रही है, 31 मार्च तक, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो गया, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3 महीने का मेरा एक्स्ट्रा हो गया। तो हम लोग क्या करते थे कि 3 महीने का जो एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अगर 12,000 है तो 1 महीने का 1,000 हो गया, तो 3,000 रुपये मेरा मार्च के बाद का भी आ गया। तो आप क्या करते थे, आप यहां पे उसको क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे 3,000 रुपये, और यहां पे जाता था केवल 9,000 रुपीज। फिर तुम कहते थे कि सर, इसको बोलते थे प्रीपेड इंश्योरेंस, और फिर तुम उसको बोलते थे कि सर ये फिर इसका करें क्या, पेमेंट तो हमने कर दिया इसका। तो हम कहते थे कि अब तुमने चूंकि पेमेंट कर दिया तो ये तुम्हारी बन गया एसेट, है ना। तो आप क्या करते थे, इसको बैलेंस शीट के अंदर बैठा देते थे कि बेटा जाओ अब तुम बैलेंस शीट में बैठ जाओ, ठीक है। उसकी एंट्री, जनरल एंट्री क्या बनती थी इसकी भाई, आप क्या करते थे, आप बनाते थे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनाई जब आपने पेमेंट किया 12,000 रुपए का, ठीक है। अब आपने कहा कि नहीं सर, इसमें 3,000 रुपए तुम्हें कम करने हैं, तो हम क्या करते थे, अब ये है डेबिट 12,000 रुपए, और डेबिट से अगर आपको 3,000 रुपए कम करने हैं तो आप इसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, है ना।
तो हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और एक टेम्परेरी अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया आपका डेबिट, और कितना कितना घटाना है आपको, 3000 रुपए, लो घट गया। अब ये हो गया आपका एसेट, ठीक है, और ये कम हो गया, देखो यहाँ इतना डेबिट है, यहाँ पे इतना क्रेडिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट 9000 ही हो गया, है ना। अब जब भविष्य में इसका समय आएगा उस साल, तब आप इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस करोगे, तो ये टेम्परेरी एंट्री आपकी खत्म हो जाएगी, और आपको कैश का पेमेंट अब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कैश का पेमेंट 3000 रुपये ऑलरेडी हो ही गया आपका, उतना कैश आपका क्रेडिट हो गया है ना। तो कैश को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको क्रेडिट कर दोगे, तो ये एंट्री आपकी जो टेम्परेरी बनी थी, अभी डेबिट है, बाद में क्रेडिट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। और फाइनली आपकी जो एंट्री, जो आपका क्या बन जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, यही वाली जो एंट्री है वो जिंदा रहेगी, वो मर जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरीके से।